Today we are starting the first chapter of the Indian economic development. Okay, that is Indian economy on the eve of independence. Okay, so first topic is the colonial exploitation of Indian economy. Okay, we all know that during the British period, the Britishers exploited the Indian economy in various ways or through various ways. Okay, so we have been bifurcating the economy into different sectors like agriculture sector and industrial sector. Okay, so we will be discussing very first the exploitation of agriculture sector, then the industrial sector, and then the international or foreign trade. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है अपनी इकोनॉमी को कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया था, एंड फॉरेन ट्रेड को कैसे एक्सप्लॉइट किया था. ठीक है, so first of all we are discussing about the exploitation, colonial exploitation of agriculture. Colonial exploitation of agriculture sector या Indian agriculture कह सकते हो. Now why we have written colonial or we used to say colonial, because Britishers developed India as their colony. ठीक है, उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी के रूप में डेवलप किया था. ठीक है, जिसके ऊपर वो रूल ओवर करेंगे और इनसे जो भी फायदा होगा वो ब्रिटिशर्स को फायदा होगा. ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुई थी, सबसे बड़ा जो मेन हम वो पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा एक लाइक डेटेरियोरेटिंग इफेक्ट क्या था, वो था जमींदारी सिस्टम. ब्रिटिशर्स हैव डेवलप्ड ए सिस्टम दैट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रायंगुलर सिस्टम. ठीक है, उन्होंने इस जमींदारी सिस्टम को या एग्रीकल्चर सिस्टम एक ट्रायंगुलर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये ट्रायंगुलर क्यों था, क्योंकि हम तीन लेवल पे तीन पार्ट आते हैं. एक आती है गवर्नमेंट, सेकंड पे आते हैं जमींदार जिनको हम लैंडलॉर्ड्स कहते हैं. ठीक है, लैंड ऑनर्स भी कहते हैं, जमींदार लैंड ऑनर्स. ठीक है, थर्ड पे आते हैं सॉइल टिलर्स. सॉइल टिलर्स ये गवर्नमेंट है, ये जमींदार है, लैंड ऑनर्स हैं, और ये सॉइल टिलर्स हैं. दीज आर द वन हु एक्चुअली परफॉर्म द एग्रीकल्चर एक्टिविटी और फार्मिंग. जो फार्मिंग करते हैं, एक्चुअली खेत में जो काम करते हैं. ठीक है, जो खेत को जोत रहे हैं कहने का मतलब. ठीक है, वो है हमारे सॉइल टिलर्स. ये एक्चुअल में फार्मिंग कर रहे हैं. ये लैंड ऑनर्स हैं. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सेटअप ना करके सॉइल टिलर्स के साथ बीच में क्या कर दिए, इंटरमीडिएरीज बना दिए. इनको हम इंटरमीडिएरीज भी कहते हैं. ठीक है, तो इंटरमीडिएरी सिस्टम डेवलप कर दिया कि जो लैंड ऑनर्स थे, ठीक है, दीज आर द परमानेंट ऑनर्स, दे वर अज्यूम्ड द परमानेंट ऑनर्स ऑफ द लैंड. ठीक है, इनको अज्यूम किया गया, माना गया कि ये परमानेंट ऑनर्स होंगे. ठीक है, और ये खुद काम नहीं करते थे. ठीक है, खेती खुद नहीं करते थे, फार्मिंग खुद नहीं करते थे. ये क्या करते थे, अपनी जो जमीन है वो लैंडलेस लेबरर्स को दे देते थे. ठीक है, खेती करने के लिए, जिनको हमने सॉइल टिलर्स का नाम दिया. ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ इस जमींदारी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए. गवर्नमेंट क्या करती थी, एक लैंड रेवेन्यू चार्ज करती थी. ठीक है, तो गवर्नमेंट अडॉप्टेड दिस सिस्टम टू चार्ज ए लैंड रेवेन्यू. ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू चार्ज करती थी गवर्नमेंट किनसे, इन सॉइल टिलर्स. अब ये सॉइल टिलर्स जो थे बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए थे. ठीक है, ये तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनसे कलेक्ट नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने बिचौलिए इंटरमीडिएरी एजेंट सेटअप कर दी, जिनको लैंडलॉर्ड्स का नाम या जमींदारों का नाम दे दिया. ये जमींदार एंड दीज विल बी द एक्चुअल और परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड. ओके, सो दे वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सॉइल टिलर्स. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको अपॉइंट कर दिया कि ये सॉइल टिलर्स से लैंड रेवेन्यू चार्ज करेंगे. ठीक है, कौन करेंगे, जमींदार चार्ज करेंगे. सो सॉइल टिलर्स विल हैव टू पे द लैंड रेवेन्यू चार्ज टू द जमींदार. ओके, और द लैंड ओनर, एंड दे विल हैव टू पे और डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट फाइनली. ठीक है, इनको फाइनली वो लैंड रेवेन्यू जो है किसको डिपॉजिट करना होगा, गवर्नमेंट को करना होगा. ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम था. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट तो एक फिक्स लैंड रेवेन्यू चार्ज करती थी. फिक्स लैंड रेवेन्यू. ठीक है,
गवर्नमेंट एक फिक्स लैंड रेवेन्यू चार्ज करती थी, किससे, गवर्नमेंट किससे चार्ज कर रही है, देखा जाए सिस्टम में देखा जाए गवर्नमेंट डायरेक्टली किससे चार्ज कर रही है, किससे कलेक्ट कर रही है, जमींदार से, ठीक है। और जमींदार किससे कर रहे हैं, सॉइल टिलर से। तो एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है आज के टाइम में, वैसी तरीके से गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगाती है, प्रोड्यूसर्स उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसके ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, ठीक है। और कंज्यूमर्स अल्टीमेटली हैव टू पे द दैट टैक्स, ओके, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से एक टैक्स सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ने, ओके। अब देखो गवर्नमेंट फिक्स लैंड रेवेन्यू चार्ज कर रही थी जमींदार से, बट दीज लैंड ओनर्स और द लैंडलॉर्ड्स और द जमींदार used to charge a very high land revenue from the soil tillers, and moreover this land revenue used to vary time to time, ठीक है। ये लैंड रेवेन्यू जो था यू कैन से कि वो हर साल बढ़ता जाता था। गवर्नमेंट तो फिक्स ही कलेक्ट करती थी, लेकिन ये जमींदार अपनी मर्जी से जो सॉइल टिलर्स थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा और हर साल उसको बढ़ा देते थे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे थे, क्लियर। और बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू या टैक्स जो था, लैंड रेवेन्यू टैक्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो चार्ज कर रहे थे जमींदार से, ओके। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, सॉइल टिलर से। सॉइल टिलर्स, many a times or most of the time these soil tillers were left with a very little output or the income for themselves, ठीक है। इनके पास खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बहुत कम प्रोडक्ट या आउटपुट या इनकम कह सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये लैंड रेवेन्यू के रूप में क्या चार्ज करते थे, ये इनसे ले जाते थे, इनके जो ग्रेन्स हैं वो ले जाते थे, ठीक है। सो ये सॉइल टिलर्स जो थे इनके पास बहुत कम, दे आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल आउटपुट फॉर फुलफिलिंग और मीटिंग आउट देयर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। इनके पास बहुत कम बच जाता था वो ग्रेन। सपोज फॉर एग्जांपल गेहूं उगाया मैंने, ठीक है, तो क्या होता था कि हर एक गांव में, ठीक है, एक लैंड ओनर या जमींदार जो था वो फिक्स होता था। अब वो क्या करेगा, जो सॉइल टिलर्स हैं उनके खेत में ही पहुंच जाते थे जो वो निकाले गए हैं गेहूँ, ठीक है, और वहीं से कलेक्ट करते थे कि हाँ भाई टोटल कितना हुआ, इसका लाइक 1/3 जो है बाद में फिक्स किया गया, 1/3, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रहा है फिक्स, ठीक है। बाद में जो था अगर हम उसमें देखते हैं जो सुधार हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसमें फिक्स किया गया कि 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट, ओके। लेकिन उससे पहले क्या था कि जमींदार जो थे वो अपनी मन मर्जी से कई बार आधा ले जाते थे, कई बार आधे से भी ज़्यादा ले जाते थे, और इनके पास बहुत थोड़ा सा बच जाता था कि इनकी खुद की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो पाती थी, ठीक है, क्लियर। So basically they are left with, soil tillers are left with very little output or the product or income with themselves, and that is not sufficient for fulfilling their requirement, और वो इतना sufficient नहीं था कि वो अपनी consumption requirement fulfill कर सके। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर, हम अपनी consumption requirement जैसे तैसे करके fulfill कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ थी, ये जो लैंड ओनर्स थे ये एक्चुअल फार्मर्स नहीं थे, ठीक है। तो इनको एक नाम दिया गया, दे आर जस्ट crop share, not cost share। अभी जो सॉइल टिलर्स थे इनको अपनी आउटपुट या क्रॉप बेच के बाकी के एक्सपेंसेस मीट आउट करने होते थे, उस आउटपुट को या उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने या ग्रो करने के लिए उनको कुछ खर्चे करने होते थे, इरिगेशन के, सीड्स के या वट एवर लाइक टिलिंग के, ठीक है, जो भी था वो सारे एक्सपेंसेस इनको बेयर करने होते थे, ओके। जो जमींदार शेयर नहीं करते थे, ये सिर्फ आउटपुट ले जाते थे सीधा सीधा, और कॉस्ट जो थी, खर्चा जो था, एक्सपेंसेस थे, वो शेयर नहीं करते थे, उसमें हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है। सो इनको एक नाम दिया गया, दीज आर जस्ट क्रॉप शेयरर्स नॉट द कॉस्ट शेयरर्स, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम थी। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, जमींदारी सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन था, इसी तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया, सो सेकेंड वन है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमें पता है, इट इज द well-known fact that the India's handicraft industry was world famous, or the products were being popular in international और foreign markets, ठीक है। हमारे जो handicraft industries थे उनके
जो प्रोडक्ट्स थे वर्ल्ड फेमस थे, हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल बेस था वो उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? बिकॉज दे डू वांट टू कंज्यूम द रॉ मटेरियल ऑन देयर ओन, ठीक है। वो चाहते थे कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा ब्रिटेन में चला जाए या हम उसको यूज़ कर लें, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री थी, फार्मिंग आउटपुट काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, ठीक है। सो इजीली उनको चीप प्राइसेस के ऊपर या चीप कॉस्ट पे रॉ मटेरियल मिल जाता था, ठीक है। अगर यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होंगी तो उस रॉ मटेरियल का कुछ हिस्सा वो इंडस्ट्रीज कंज्यूम कर लें, क्योंकि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल तो चाहिए फिनिश कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ रॉ मटेरियल खुद यूज़ कर लेंगी। तो अगर यहाँ की इंडस्ट्रियल बेस को या इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया जाए तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल, क्योंकि फार्मर्स को तो बेचना है, वो खुद तो यूज़ कर नहीं सकते उस रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। वो हमें ही बेचेंगे या हम उसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं ब्रिटेन में, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने रॉ मटेरियल को यूज़ करने के लिए हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, इंडस्ट्रियल बेस खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करके उन्होंने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक्सप्लॉइट किया। पर्पस थे दो, क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट कैसे किया? So there is a point that is known as decay of Indian handicraft industry, ठीक है। हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया था। दो पर्पज थे, ठीक है। ड्यूअल पर्पज था उसके पीछे, क्या? फर्स्ट टू कंज्यूम द रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर और यू कैन से टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल। वो चाहते थे कि ये सब इंडिया का सारा जो भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल रहा है वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। क्लियर? रॉ मटेरियल अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी तो यहाँ की इंडस्ट्रीज भी यूज करेंगी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का कुछ हिस्सा, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। सेकेंड, एक तो ये पर्पज था रॉ मटेरियल यूज करना, ठीक है, ब्रिटेन में भेज दिया जाए, ठीक है। सेकेंड एक और पर्पज था कि जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स थे या ब्रिटेन में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते थे अगर उनको इंडियन मार्केट में बेचा जाए तो हमारी जो है सेल या हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, ब्रिटेन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। अब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली फायदा ब्रिटेन को ही होगा, ठीक है। सो दे डू वांट टू सेल देयर और दे डू वांट टू डेवलप a market for British made products. वो चाहते थे ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्री या जिन भी इंडस्ट्रीज ने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको इंडियन मार्केट में बेचा जाए, ठीक है। अगर इंडियन इंडस्ट्रीज होंगी, इंडिया में इंडस्ट्रीज होंगी तो वो भी अपना इस मार्केट में प्रोडक्ट बेच रही होंगी। फिर अगर हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन में भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ना खरीदें क्योंकि वो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद, क्योंकि वो उसी को यूज़ करते हुए आए हैं, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया जाए, उनके पास फिनिश गुड्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? ब्रिटिशर्स के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो वो चाहते थे रॉ मटेरियल सारा का सारा हमें मिल जाए यहाँ का और हमारी जो फिनिश गुड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बिक जाए, ठीक है। दे डू वांट टू डेवलप द मार्केट फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड दे डू वांट टू एक्सप्लॉइट द रॉ मटेरियल ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, उनको ब्रिटेन में भेजा जा सके। इसलिए उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्रियल बेस को खत्म कर दिया था इन दो पर्पजेस या दो ऑब्जेक्टिव की वजह से, ठीक है। क्लियर? इसको हम कहते हैं टू फोल्ड मोटिव, टू फोल्ड मोटिव। अब ये एकदम से नहीं हुआ था, ऐसा किस वजह से हुआ था? ये जो रॉ मटेरियल को चाहते थे कि रॉ मटेरियल जो था वो कंज्यूम कर सके और इंडिया में ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स जो हैं हम बेच सकें। तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उनको खत्म करना पड़ेगा। अब खत्म तो ऐसे नहीं कर सकते थे कि गए और डेमोलिश कर दिए, ढहा दिए प्लांट्स वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजिक टेक्निक यू कैन से मेथड अडॉप्ट किए, स्ट्रेटेजिक मेथड्स अडॉप्ट किए, एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, ठीक है। उसमें क्या था
उसमें ये था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है जिनको या इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं या हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दो, ठीक है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दो। तो जो प्रोडक्ट जो यहाँ बनाए गए हैं जब एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा तो फॉरेन मार्केट में वो महंगे बिकेंगे, ठीक है, तो महंगे बिकेंगे तो फॉरेन में उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो मतलब अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे तो इंडस्ट्रीज की इनकम के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। एक तो ये चीज कि इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैंडीक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट करते थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ताकि वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट्स में महंगे हो जाए, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाए और उनकी डिमांड खत्म हो जाए। सेकेंड थिंग, जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग और विच वर बीइंग इंपोर्टेड दे वर मेड ड्यूटी फ्री, उनके ऊपर से टैक्सेस हटा लिए गए, ठीक है, तो वो क्या हुए, सस्ते मिलने लगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी मार्केट में कंपटीशन अराइज हो गया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और मशीन मेड प्रोडक्ट्स के बीच में, और मशीन मेड प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी होगी और सस्ते में मिलेंगे, तो लोगों ने उन प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू किया और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड भी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी कि एक्सपोर्ट्स को के ऊपर टैक्सेस लगा दो तो फॉरेन डिमांड कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जिनको हम इंपोर्ट करेंगे उनके ऊपर से टैक्सेस हटा देंगे, ठीक है, तो वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते मिलेंगे, तो कंपटीशन की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स जो कि मशीन मेड होते थे अगर टैक्सेस उनके ऊपर से हटा लेंगे, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्सेस हटा लेंगे तो वो सस्ते में मिलेंगे यहाँ पे मार्केट में, क्लियर। तो कंपटीशन है किसके बीच में, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और मशीन मेड प्रोडक्ट्स के बीच में, और मशीन मेड प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस हटा दिए गए हैं, ठीक है, तो कौन से ज़्यादा खरीदे जाएंगे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड भी खत्म हो गई। इस तरीके से वो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे एक तरीके से कहा जाता है कि वो क्या हो गई, इसलिए डीके वर्ड यूज किया कि वो सड़ गई क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा था, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से उन्होंने टू फोल्ड मोटिव अडॉप्ट किया था, उनका मोटिव क्या था, ये टू फोल्ड, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये है टू फोल्ड मोटिव, टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, या डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डीके या फिर डिस्ट्रक्शन के पीछे उनका दोहरा उद्देश्य था। क्या था वो, एक तो वो रॉ मटेरियल यूज करना चाहते थे यहाँ का, ठीक है, और दूसरा अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचना चाहते थे, ठीक है, क्लियर। ये टू फोल्ड मोटिव था। और डीके कैसे किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, दो पॉइंट थे कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे फॉरेन मार्केट में महंगे हो गए, और इंपोर्ट्स के ऊपर से टैक्सेस हटा लिए गए थे जिससे ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे थे, ठीक है। ये था इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन, दो तरीके से किया था डीके, ठीक है, डीके में दो तरीके कौन से लिखने हैं, ये तो टू फोल्ड मोटिव हो गया, क्यों किया था, कैसे किया था, उसमें वो चीजें लिखते हैं, एक्सपोर्ट्स महंगे कर दिए थे और इंपोर्ट्स सस्ते कर दिए थे, ठीक है, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। सो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट किया था। तो तीन पॉइंट्स हैं इसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया था, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया था, थर्ड इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है, कम कर दिया था, क्लियर। कैसे किया था, वही पॉइंट जो अभी अभी डिस्कस किए थे कि उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कैसे खत्म किया था, कैसे खत्म किया था, एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे और इंपोर्ट्स टैक्सेस हटा दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो गया कि हमारे एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, ठीक है, और उन्होंने जो इंपोर्ट्स थे, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये नहीं है कि इंपोर्ट्स भी खत्म हो गए थे, नहीं, इंपोर्ट्स तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना, उनके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लॉइट किया था हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को, तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो एक्सपोर्ट था, उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन में क्या लिखोगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग और लिवाइंग, यू कैन से, और इम्प्लीमेंटिंग और इम्पोजिंग, बाय लिवाइंग heavy taxes on exports, ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे उनके ऊपर टैक्सेस हाई लगा दिए थे, ठीक है, बाय लिवाइंग और इम्पोजिंग, ठीक है, टैक्स थोपना, ओके, बाय मेकिंग इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री, ठीक है, इंपोर्ट्स को उन्होंने टैक्स
फ्री या ड्यूटी फ्री कर दिया था, ठीक है, जिससे कि उनका फायदा हो रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी कंट्री से जो भी इंपोर्ट करेंगे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, और इंडिया से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे जाके खत्म हो गए थे, तो इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है फीचर्स। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी उसके क्या फीचर्स थे? फर्स्ट आता है स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है, वर्ड स्टेगनेंट 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेंट इकोनॉमी? फर्स्ट फीचर था स्टेगनेंट। ओके, स्टेगनेंट और बैकवर्ड दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। स्टेगनेंट वो इकोनॉमी होती है जो काफी लंबे समय से बैकवर्ड ही रही है, ठीक है, दैट मीन्स द इकोनॉमी इन विच देयर इज a little or no growth for a longer duration, ठीक है, वो इकोनॉमी इन विच a little or no growth for a long time period। मतलब सिंपली हम बोले वो इकोनॉमी जो लंबे समय से बैकवर्ड ही रही है, ठीक है, उस इकोनॉमी को हम क्या कह देंगे? एक स्टेगनेंट इकोनॉमी। अब बैकवर्ड क्या होता है? हमने कहा वो इकोनॉमी जो काफी लंबे समय तक बैकवर्ड ही रही, ठीक है। अब बैकवर्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो सेकंड आता है हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड। तो पहले बैकवर्ड हुई थी तभी तो स्टेगनेंट बनेगी, राइट। भाई हमने कहा वो इकोनॉमी जो लंबे समय तक बैकवर्ड ही रही वो स्टेगनेंट इकोनॉमी होगी, तो पहले बैकवर्ड हुई होगी उसके बाद स्टेगनेंट बनी होगी, ठीक है। अब बैकवर्ड क्या होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी होती है या कंट्री जिसकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो काफी कम होती है। द इकोनॉमी और एन इकोनॉमी with very low per capita income। वो इकोनॉमी जिसकी पर कैपिटा इनकम काफी लो हो या काफी कम हो, ठीक है, या पर कैपिटा जीडीपी भी बोल सकते हो उसको, या पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो 1860 से 1945 तक जो था इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी या पर कैपिटा जीडीपी थी उसकी ग्रोथ जो थी सिर्फ 0.5% थी। 1860 टू 1945, 1860 से 1940 के बीच में जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.5% की थी हर साल, ठीक है, जो कि 1% से भी काफी कम है, ठीक है, मतलब 0.5%, ठीक है। उसके बाद लाइक 46-47 में दैट वाज वेयर अबाउट 1%, ठीक है, 46-47 के ड्यूरिंग वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई और 1% पे गई एंड धीरे धीरे ट्रिगर अप हुई, ठीक है, जो कि हम 5 ईयर प्लान में देखे थे कि शुरू में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग वो 2% के ऊपर गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो 1860 यहाँ पे हमने ये 5 ईयर प्लान इंक्लूड नहीं करना है, हमने सिर्फ क्या पढ़ना है ये 1860 टू 1945, क्योंकि हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 1860 टू 1945 जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ वो 0.5% ओनली, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है, जिससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बैकवर्ड है। हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फीचर्स में हमने बता दिया कि हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, काफ़ी लंबे समय तक बैकवर्ड, राइट, 1860 टू 1945, ठीक है, मतलब लगभग एक डिकेड, राइट, क्लियर। तो ये बैकवर्ड रही हमारी इकोनॉमी, स्टेगनेंट रही, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल, नेक्स्ट फीचर एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस में हम कुछ पॉइंट्स करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड था, कैसे पता चला, क्यों? क्योंकि हम जो थे फार्मिंग में एग्रीकल्चर में बैकवर्ड टेक्निक्स यूज करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चरल बैकवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। Okay, agricultural backwardness. It is a matter of fact that at the time of independence or before independence, most of the population was engaged or used to be in the agriculture or farming sector, ठीक है। ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन थी 70% से भी ज़्यादा, दैट वाज 72% जो पॉपुलेशन की वर्कफोर्स थी वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कि 72% वर्कफोर्स, लेकिन आउटपुट 50% की
ही आता था या उससे भी कम था, मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन से 50% ही था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो थी वो 72% प्रोवाइड कर दिया। यूके से वर्किंग पॉपुलेशन 72% से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, लेकिन टोटल आउटपुट वो या जीडीपी का सिर्फ 50% या उससे कम प्रोड्यूस कर पाती थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो ये जो 72% लोग हैं ये एफिशिएंट नहीं है, तो इतना कम प्रोडक्शन है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादातर लोग लगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए हैं, लेकिन आउटपुट का बहुत कम हिस्सा वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एफिशिएंट नहीं है, या फिर क्या है कि वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी या मेथड्स वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो पीपल वर एफिशिएंट, ठीक है, जो लोग लगे हुए थे वो तो एफिशिएंट थे, काबिल थे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी या मेथड्स वो यूज करते थे वो बैकवर्ड थे। ठीक है, इस वजह से आउटपुट कम आ रही थी, जिस वजह से हम मान के चलेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था। ठीक है, सो इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर पीपल यूज टू डिपेंड ऑन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। ओके, फॉर एग्जांपल इरिगेशन के लिए वो मोस्टली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे, कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है, एंड वो ट्रेडिशनल मीन्स ही यूज करते थे, मैन्योर्स यूज करते थे या सीड्स यूज करते थे, सारे ट्रेडिशनल यूज करते थे, जिससे कि आउटपुट काफ़ी कम होती थी। ठीक है, तो बैकवर्ड क्यों थी एग्रीकल्चर सेक्टर, किससे पता चलता है? इस आउटपुट से पता चलता है कि हमारा जीडीपी का सिर्फ 50% ही एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था, जबकि वर्किंग वर्कफोर्स का 72% एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो जो थे बैकवर्ड या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। ठीक है, ओके, जिस वजह से आउटपुट कम थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में है कि हाँ, जो मशीन बेस्ड प्रोडक्ट्स थे वो हम इंपोर्ट करते थे। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस किससे पता चलती है? हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस कर पाती थी। ओनली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ऑल मशीन मेड वर बीइंग imported। सारे जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो इम्पोर्ट किए जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट नो कैपिटल रिसोर्स, मतलब मशीन, नो कैपिटल रिसोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड, कोई भी कैपिटल रिसोर्सेज नहीं प्रोड्यूस किए गए। लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, स्ट्रेटेजिक या फिर हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, सो ये सारे थे इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के। नेक्स्ट वन इज रैम्पेंट पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज रैम्पेंट पॉवर्टी, दैट मीन्स पॉवर्टी वॉज यूनिवर्सल। ठीक है, इतने सारे हमने पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड था, तो जो लोग भी उससे जुड़े हुए हैं सबकी इनकम कम होगी। ठीक है, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ काफ़ी लो थी, इस वजह से पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी। ये है रैम्पेंट पॉवर्टी। नेक्स्ट वन इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमने इंडस्ट्रीज में पढ़ा कि हैवी इंडस्ट्रीज या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक रेलवेज हैं, रोड है या पावर जनरेशन है, वो काफ़ी कम था। कोई हैवी इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुअर था, जिससे डेवलपमेंट लो हुई। इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा थी, हम पहले पढ़ चुके, क्योंकि फिनिश गुड्स हम ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करते थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू लिव इन, ठीक है, तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू लिव इन रूरल एरिया। ठीक है, क्लियर, बहुत कम लोग जो थे वो अर्बन एरियाज में रह रहे थे। तो इसका क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि रूरल एरियाज में फैसिलिटीज कम होती है, बेसिक फैसिलिटीज कम, ठीक है, जिस वजह से डेवलपमेंट कम होती है या ग्रोथ रेट जो है स्लो थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया था, सेमी फ्यूडल। सिर्फ लास्ट पॉइंट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। एक फ्यूडल इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी जिसमें रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, वो होती है फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल होती है कि ना तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ना ही पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस का कंट्रोल है। दैट मीन्स द इकोनॉमी विच इज नॉट द सोशलिस्ट इकोनॉमी कंप्लीटली और नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया का एक मिक्स्ड इकोनॉमी,
एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, ना ही तो मार्केट फोर्सेस को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने दिया गया कम्प्लीटली, और ना ही गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल रखा, ठीक है।